हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। आज हमें मीटर ब्रिज पढ़ना है ना। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है आज यार ये। ओके, राइट नाउ फिक्स इट। हाँ, तो आज हमें करना है मीटर सेतु। क्या पढ़ना है? मीटर सेतु, ठीक है ना। तो कल हमने पढ़ाया था आपको व्हीट स्टोन ब्रिज। लिखिए एक सवाल लिखिए, और मतलब प्रश्न लिखिए। मीटर सेतु की सहायता से मीटर सेतु की सहायता से मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। विधि का वर्णन कीजिए। एक नंबर कम कर दो फैन को। अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मीटर सेतु की सहायता से कोई तार है ना, उसका आपको क्या निकालना है? प्रतिरोध। ठीक ना, कोई छोटा सा तार दिया गया है, उसका आपको प्रतिरोध निकालना है मीटर सेतु की सहायता से। आइए समझते हैं कि कैसे निकालेंगे और निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। सबसे पहला है नामांकित विद्युत परिपथ। नामांकित विद्युत परिपथ पहला। दूसरा, नामांकित विद्युत परिपथ के बाद दूसरा सिद्धांत व सूत्र स्थापना। और तीसरा है सिद्धांत व सूत्र स्थापना के बाद प्रेक्षण सारणी। और चौथा है आपका दो सावधानियां। ठीक है, ये है। तो बच्चों, जो मैं अब आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो दरअसल ये प्रैक्टिकल है। ये क्या है? पूरा प्रैक्टिकल। जैसा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा पूरा प्रैक्टिकल में यही लिखना आपको। प्रैक्टिकल में आपको पता है सावधानी भी होती है, सूत्र भी होता है, प्रेक्षण सारणी भी होती है, सिद्धांत भी होता है। तो पूरा का पूरा बस एक चीज़ और इसमें ऐड हो जाती है, क्रियाविधि। क्या ऐड हो जाती है? क्रियाविधि। तो क्रियाविधि अपने बोर्ड में पूछने को आती नहीं है, मगर ये प्रैक्टिकल पूरा का पूरा पूछने को वैसे का वैसे आता है, जैसे हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है ना। तो अब आपको कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था व्हीट स्टोन ब्रिज। कल हमने आपको पढ़ाया था व्हीट स्टोन ब्रिज। आज उसी व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके हमने कल बताया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत। जैसे उत्प्लावकता का सिद्धांत के आधार पर क्या बनाया गया? जहाज। उत्प्लावकता के सिद्धांत पर क्या बनाया गया? जहाज बनाया गया। समझ गए ना। न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पर, नियम पर क्या बनाया गया? रॉकेट। ऐसे ही इस सिद्धांत पर हम कुछ उपकरण बना रहे हैं। अभी तक हमने व्हीट स्टोन जो पढ़ा वो सिद्धांत था, अब हम बना रहे हैं उपकरण। तो पहला उपकरण है जो इस सिद्धांत पर, व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर जो हम बनाते हैं, उसका नाम है मीटर ब्रिज। हिंदी में बोलते हैं मीटर सेतु। ठीक है, इसे मीटर ब्रिज बोलते हैं या मीटर सेतु बोलेंगे। आप बोलोगे सर इसके नाम क्या आएंगे, मीटर क्यों लगा है? काहे कि भैया इसमें जो तार होता है वो 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का? 1 मीटर का तार। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार होता है। इस वजह से इसका नाम क्या बन गया? मीटर सेतु। जी हाँ। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले कल वाला सिस्टम एक बार याद कर लीजिए। कल वाला सिस्टम क्या था? कल वाला सिस्टम था व्हीट स्टोन ब्रिज का। 4 बिंदु हुआ करते थे, ABCD। 4 बिंदु अपने पास, ये था A, ये था B, ये था C और ये था D। और इन 4 बिंदुओं के बीच में ये देखिए, यहाँ पर P प्रतिरोध, यहाँ पर Q प्रतिरोध,
यहाँ पर R और यहाँ पे S। यस, P जो होता था बेटा वो ज्ञात होता था, ये जो होता था अज्ञात होता था। हाँ जनरली, हालांकि ऐसा नहीं कि इसी को आप अज्ञात करो, आप किसी को भी अज्ञात कर सकते हो। तो P आपके पास ज्ञात था और Q क्या था? अज्ञात था। R और S भी अभी देख लेंगे अपन, है ना, सब समझ में आएगा आपको। और क्या करते थे, A और C के बीच में क्या लगाते थे बेटा? बैटरी, हाँ या ना, और यहाँ पे प्लग की लगा दिए। और B से लेके D के बीच में क्या लगाते थे? विक्षेप मापी यानी गैल्वेनोमीटर, हाँ या ना। बिल्कुल इसी सिद्धांत को अब हम एक बिल्कुल लेआउट करेंगे ज़मीन पर, ज़मीनी हकीकत पे इसको उतारेंगे, समझेंगे तो मीटर ब्रिज अपने पास बन जाएगा। तो पहले डायग्राम देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। डायग्राम में बेटा सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा रहा करता है। ये सारा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लकड़ी के एक पट्टा, करीब 1.25 मीटर का एक पट्टा होता है, 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा का, उसके ऊपर ये पूरा डायग्राम बना रहता है। समझ गए ना? मतलब अब मैं जो भी बना रहा हूँ वो इस डायग्राम के ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पर मैं बनाऊँगा, एक लकड़ी के पट्टे पे एक तार रहेगा, कितने मीटर का? 1 मीटर का। कितने मीटर का? 1 मीटर का। अब मैं ऐसे बनाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं लकड़ी के पट्टे को हटा करके बाकी सब चीज़ बना रहा हूँ। तो आप समझ लेना कि लकड़ी के पट्टे के ऊपर ही ये सब कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई साहब 1 मीटर का तार होता है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये कितने का तार है बेटा? 1 मीटर का, ठीक ना, 1 मीटर का तार है। अब 1 मीटर के तार से यहां से बेटा एक L शेप की पट्टी जाया करती है, L शेप की पट्टी। पट्टी चौड़ी रहा करती है। चौड़ी क्यों रहती है? क्योंकि R इक्वल टू रो L अपॉन A, हाँ या ना। चौड़ी रहेगी तो एरिया ज़्यादा रहेगा, एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध क्या रहेगा? कम। मतलब इसका प्रतिरोध शामिल नहीं होगा, लगभग ना के बराबर। लगभग किसके बराबर? नहीं तो ये भी धातु है, उसका भी प्रतिरोध शामिल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। भैया देखो A, अब इसके बाद में यहाँ पर बीच में एक पट्टिका रहती है और इसके बाद में सबसे लास्ट में B पॉइंट को कंसीडर करते हुए यहाँ पर भी एक पट्टिका जाती है, ये पट्टिका जाती है, ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पर आपके पास जो है इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मतलब कनेक्शन करने के लिए स्क्रू रहेंगे। क्या रहेंगे? स्क्रू रहेंगे इस पॉइंट पर। समझ में आया? हाँ, ये A पॉइंट है बेटा, ये गलती हो गई, ये C पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है बेटा ये B है। क्या है पॉइंट? ये B। देखो भैया, अब ये स्क्रू और ये स्क्रू के बीच में आप एक प्रतिरोध जोड़ देंगे जो आपको ज्ञात है। क्या है बेटा? ज्ञात है। तो ज्ञात प्रतिरोध 2 माध्यमों से लगाया जाता है। या तो आपको पता है कि आपके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का प्रतिरोध है तो जोड़ दो, नहीं तो एक डब्बा आता है बच्चों इतना बड़ा सा, उसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स भी लगाया जाता है। समझ में है ना? प्रतिरोध बॉक्स भी लगाया जाता है। अब प्रतिरोध बॉक्स का मतलब क्या है? प्रतिरोध बॉक्स ही यूज होता है। कारण क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक रीडिंग पर तो एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। कोई एक फिक्स प्रतिरोध ले आओगे तो उसका प्रतिरोध तो एक ही होगा, बदलेगा तो नहीं। मगर आपको प्रतिरोध बॉक्स लगाओगे तो 1 ओम का लगा दिए बटन तो 1 ओम आएगा, 1 ओम के 2 डिब्बे लगा दिए तो कितना आएगा? 2 ओम आएगा। मतलब एक तरीके से ऐसा समझो कि 2 बटन चटका दिए तो 2 ओम हो गया। एक 1 ओम का बटन चटकाया, एक 1 ओम का और दूसरा 3 ओम का चटकाया, तो टोटल कितना प्रतिरोध लग गया? 5 का। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रतिरोध के बटन होते हैं, तो जिनको दबाते जाओ वो वाले प्रतिरोध सेट होते जाएंगे और आपका अलग अलग प्रयोग आएगा, क्योंकि अलग अलग प्रयोग होगा तो अलग अलग रीडिंग होगी। हाँ, ये बात समझ में ना? तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो प्रतिरोध होता है ये ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो ये किसकी मदद से लगाया जाता है? रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स की मदद से। समझ में आया? डोंट वरी, आपको दिखा देंगे प्रतिरोध बॉक्स कैसा होता है, वेरी सिंपल। तो रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से अलग अलग प्रतिरोध लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है? ज्ञात है। क्या है बेटा? ज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है बेटा? P ओम। कितने ओम है? P ओम है। ये देखिए ज्ञात प्रतिरोध। अब जो ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, अज्ञात का क्या होगा? आपके पास एक तार होगा छोटा सा, जो अज्ञात प्रतिरोध है, जो पता नहीं है, वो कितने ओम हो गए बेटा? Q ओम। कितने ओम? तो Q ओम यहाँ लगा दिया अज्ञात वाले में। ऐसे लगाओ तो अच्छा मजा आएगा। पट्टी थोड़ी बड़ी हो गई, ये लीजिए, यहाँ से कनेक्शन उठाओ। अब ठीक है, लो
ये Q ओम का प्रतिरोध आपने यहाँ लगा दिया। तो देखो भैया ये P लग गया और ये क्या लग गया, Q लग गया। समझ में आया, P लग गया और Q लग गया। अब B पॉइंट से काय का कनेक्शन है, गैल्वेनोमीटर का। काय का कनेक्शन है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैसे दिखता है बेटा, एक डिब्बा हुआ करता है ऐसे सामने, और नीचे इसके ये हुआ करता है, और यहाँ पे एक कांटा ऐसे रहता है। बोलो हाँ, बस ये रहता है गैल्वेनोमीटर। क्या रहता है ये, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे दो टर्मिनल निकले रहते हैं, एक प्लस का और एक किसका, माइनस का। तो गैल्वेनोमीटर की ये बी पॉइंट की तार उठाई और ये उठा के प्लस में सुमड़ी बना दी। बोलो हाँ या ना, मोड़ के चिपका दिया। बोलो हाँ, हाँ ठीक है। मतलब कुल मिला के, अब इतना बड़ा डिब्बा तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो इस पूरे डिब्बे को काहे का नाम दिया जाता है, जी का। किसका नाम दिया जाता है, तो यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बोलो हाँ। अब गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल में तार यहाँ आई हुई है, दूसरे से बाहर भी तो निकलेगी, तो ये जो दूसरी वाली तार है ये बाहर निकल रही है। आई बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। अब ये जो तार है इसको हम अलग अलग पोजीशन पे ले जाते हैं, अलग अलग पोजीशन पे ले जाते हैं। समझ में आया। तो गैल्वेनोमीटर का कांटा जो होता है बीच में हुआ करता है जीरो। बीच में क्या होता है, जीरो। अलग अलग पोजीशन में ले जाते हैं, तो कभी इस तरफ इंगित करता है, कभी इस तरफ इंगित करता है कांटा, हाँ या ना। इधर ले गए तो एक तरफ किया, दूसरी तरफ ले गए तो दूसरी तरफ किया। बोलो आया समझ में ना। बीच में कहीं पर आएगा कांटा बिल्कुल जीरो पर, कहीं पर आएगा बीच में कांटा, मतलब मान लो वो पॉइंट ये है, ये है। समझ में आया। बीच में कहीं पर आया कितने, जीरो पर। अब बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल बीच में आएगा, कहीं पर भी आ सकता, हो सकता है यहाँ आ जाए। लो भैया यहाँ पर आ गया, यहाँ पर विक्षेप कितना दिखा रहा भाई साहब, मतलब इस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही। और यही स्थिति कहलाती है बेटा संतुलन की स्थिति। क्या कहलाती है, अब संतुलन की स्थिति में बेटा ये जो पॉइंट है ये इसका नाम मान लो डी। मान लिया जॉकी कहाँ पर है बेटा, डी पर। मतलब ये जो है ये चीज़ खसका रहे हो तार को एक प्रकार के यंत्र की सहायता से घसीटते हैं, उस यंत्र को बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं, जॉकी। समझ गए ना। तार को क्या घसीटते हैं, एक यंत्र की सहायता से। भाई तार होती है पतली, तार क्या होती है, अगर उसी को ऐसे ऐसे घसीटोगे तो कहीं ऊपर कहीं नीचे डिस्टर्ब होगा। तो क्या करते हैं, एक चौड़ा सा मुंह का, चपटे मुंह का एक यंत्र बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जॉकी। समझ में आया ना। तो जॉकी को घसीटते जाते हैं, इस पॉइंट पर आकर के क्या हो गया, आपको मिल गया बैलेंस पॉइंट, मतलब कि संतुलन की स्थिति मिल गई। समझ में आया। संतुलन की स्थिति में आपको पता है कि धारा क्या होती है, बराबर होती है। बोलो हाँ, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। हाँ, विभव बराबर होता है, धारा कितनी होती है, जीरो। आई बात समझ में। बेटा देखो ध्यान से यहाँ तक का तार है, हाँ या ना, इसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। मान लो कि आपको संतुलन बिंदु मिला एल लंबाई पर। कितना मिला, एल लंबाई पर। मान लिया एल लंबाई का प्रतिरोध जो है वो कितने ओम है, आर ओम है। कितने ओम है भाई, एल लंबाई का कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि लंबाई का प्रतिरोध होता है आर ओम। अच्छा ये एल सेंटीमीटर है, तो बताओ ये कितने सेंटीमीटर होगा बेटा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब अगर ये एल सेंटीमीटर है तो ये कितने सेंटीमीटर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। बेटा इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, इस प्रतिरोध को हम क्या मानते हैं, एस। आया समझ में। अब आइए जरा देखिए ध्यान से, इसको इससे मिलान कीजिए। ये बिंदु ए है, अरे भैया बैटरी तो लगा दो, नहीं सब कुछ चलवा ही ना करेगा। ये लगा दी बैटरी, प्लस और माइनस, और ये प्लग की। बोलो हाँ, ये लो। चलो अब मिलान करो, इससे इसका डायग्राम का मिलान करो। सिद्धांत ये है, उपकरण ये है। सिद्धांत ये है, उपकरण ये है। आइए देखिए बिंदु ए, बिंदु ए से लेके सी के बीच में नीचे में बैटरी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, बिंदु ए से लेकर के बी के बीच में, क्योंकि अगर ये बी है तो ये भी बी है और ये भी क्या है, बी है, कॉमन पॉइंट है, बीच में कहीं प्रतिरोध नहीं है, मतलब विभव एक ही रहेगा। तो बिंदु ए और बी के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध, पी। बिंदु बी और सी के बीच में कितने का, देखो ये देखो क्यू लगा है। बिंदु ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध क्या है, आर। अब बिंदु डी और सी के बीच में ज्ञात प्रतिरोध कितना है, एस। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में। चलिए तो व्हीट स्टोन का सिद्धांत लगेगा यहाँ पर। तो व्हीट स्टोन का सिद्धांत क्या कहता है ना, लिखेंगे व्हीट, मैं लिखूंगा आप नहीं लिखेंगे, व्हीट स्टोन के सिद्धांत से P अपॉन Q
भैया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन, भैया हमें फाइंड क्या करना है, हमें Q फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Q, मतलब सारी निगाहें Q पे टिकी हुई हैं। समझ में आया भाई साहब? सारी निगाहें Q पर टिकी हुई हैं, हमें Q को फाइंड करना है। तो अपने मर्जी के लिए आप चाहो तो Q को पलट लो, तो Q अपॉन P बराबर S अपॉन कितना R। अभी और जलवा होना है भाई साहब। तो Q अपॉन P इक्वल टू बेटा S कहाँ है? ये है, बोलो हाँ। S ओम है। S क्या है? ओम है। लंबाई के पदों में हमको फॉर्मूला पता है प्रतिरोध का, रो एल अपॉन ए। भैया प्रतिरोध बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो अभी S निकाल रहे हैं अपन, मतलब ये वाली लंबाई का, तो रो की जगह रो, क्यों? मटेरियल है तो उसकी कुछ ना कुछ तो प्रतिरोधकता होगी। अब प्रतिरोधकता पदार्थ पे निर्भर करती है, तो रो हो गया। एल नहीं आएगा क्योंकि लंबाई इसकी कितनी? 100 माइनस एल। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो बच्चों? एल अपॉन कितना? तो मैं यहाँ क्यू की जगह एस की जगह मैं लिखता हूँ रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन कितना? ए। बोलो हाँ। इंटू, अब यहाँ पे देखो, अब नीचे क्या है? आर है। आर प्रतिरोध की लंबाई कितनी है? एल। तो रो एल अपॉन क्या? ए। क्षेत्रफल सेम होगा, धातु की प्रवृत्ति सेम होगी क्योंकि धातु वही है, क्षेत्रफल सेम है। ए से ए क्या हो गया? रो से रो क्या हो गया? Q अपॉन पी बराबर 100 माइनस एल अपॉन कितना? एल। Q अपॉन पी बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल। एक मिनट, हमें Q निकालना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Q अपॉन पी बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। यस, तो Q अपॉन पी बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल। अपना अज्ञात प्रतिरोध जो आएगा Q इक्वल्स टू, P ऊपर जाएगा, P ऊपर जाएगा 100 माइनस एल अपॉन कितना? एल। समझ में आया? अब एक चीज में कंफ्यूज मत होना, मैंने अज्ञात प्रतिरोध ये माना है, कुछ किताबों में अज्ञात प्रतिरोध क्या माना है? P। तो वो P निकालते हैं तो L अपॉन 100 माइनस एल का सूत्र बन जाता है, और Q निकालते हैं तो 100 माइनस एल अपॉन एल का सूत्र बन जाता है। समझ गए ना? तो न्यूमेरिकल लगाते समय वहीं पर बना लेना सूत्र। पता चला डब्बे में उन्होंने P लगाया और आपने Q लगा दिया, उल्टा ना हो जाए। जैसे ये बुक है जो मैं सामने यूज़ कर रहा हूँ, इस बुक में देखिए, इस बुक में इन लोगों ने P निकाला है। क्या निकाला है? P। उन्होंने अज्ञात P को माना है। मान लो अज्ञात P को मान लो भाई, पोजीशन चेंज कर दोगे ज्ञात और अज्ञात की, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो समझ में आ गया? तो आप तो इस सिद्धांत पर अड़े रहो, जो सिद्धांत है नकल से कोई वास्ता नहीं, अकल का पूरा वास्ता है। समझ गए ना? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, आजू बाजू वाले P अपॉन Q और यहाँ R अपॉन S। समझ गए? R हमको पता था किसके पदों में? लंबाई के पदों में, तो हमने लंबाई ले ली। अब देखो भैया, देखो आपको सब कुछ पता है, बोलो P पता है कि नहीं पता? P पता है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स आप ही ने तो लगाया है, तो जितने की चटकनी दवाई होगी, जितने के प्रतिरोध लगाए होंगे, उनको जोड़ करके लिख देना। हाँ, L लंबाई पता चल गई कि नहीं पता चली? जब बैलेंस पॉइंट करके लाए हो घसीटते हुए, तो जहाँ पे संतुलन मिला होगा तो वहाँ नाप लोगे। नीचे स्केल लगा होता है, बिल्कुल तार के जस्ट नीचे ही स्केल लगा होता है, यहाँ पर एकदम तार के सीधे नीचे स्केल लगा होता है, मतलब मापने के लिए भी बड़े आराम से सामने दिख जाता है कि इतना है। समझ में आया? तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये हो गया भाई साहब आपका मीटर सेतु। मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। कहो कोई दिक्कत? चलो ले लो फोटो फटाक से। ठीक है, अब लिखो भैया सिद्धांत। अब लिखो इसका सिद्धांत। पाँच मार्क्स का आता है ना, और बिल्कुल प्रैक्टिकल में भी यही लिखने को आता है। डबल मजे हैं, समझ गए ना? प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाएगी, थ्योरी की तो हो ही रही है। बिल्कुल बोर्ड प्रैक्टिकल में आता है ये, हाँ बोर्ड प्रैक्टिकल में आएगा। हाँ है ना? चलिए लिखिए, देखिए अगला लिखिए। हाँ सिद्धांत बोल रहा था ना, सिद्धांत लिखो। यह उपकरण व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। यह उपकरण व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है।
व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। यदि चक्रीय क्रम की पी क्यू आर एवं एस भुजाओं वाला प्रतिरोध, भुजाओं वाला सेतु प्रतिरोध नहीं, भुजाओं वाला सेतु संतुलित है तो भुजाओं वाला सेतु संतुलित है तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। चलिए ठीक है, आ गया समझ में बच्चों? ठीक है ना? हाँ, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब लिखिए प्रेक्षण सारणी। भैया प्रेक्षण सारणी कैसे बनाते हैं वो भी समझो। ये प्रेक्षण सारणी आपको याद तक करने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद फीलिंग आएगी कि हाँ सर अभी तक याद करते थे, अब बिल्कुल बिना याद करे बन रही है। देखो रफ कर दो इसको, प्रेक्षण सारणी। हाँ, तो पहला बनेगा बेटा प्रेक्षण क्रमांक। मतलब टेस्टिंग कर रहे हो आप, तो टेस्टिंग एक बार में नहीं होती फाइनल, कई बार करते हैं, हाँ या ना? गाड़ी जब खरीदने जाते हैं तो पूरे घर के लोग चलाते देखते हैं, है ना? सब चलवाते हैं, भले ना ले, मामा ताऊ चीजा साले जो बिल्कुल चला लो, तुम तो जितना चला सकते हो आज चला लो लेने के पहले, है ना? चलवाते हैं ना? हाँ, लेंगे भले दूसरी एजेंसी, मगर चला लो जितनी चला सकते हो। चलो भाई, तो प्रेक्षण क्रमांक सबसे पहले 1 2 3 4 5 प्रेक्षण ले लो भाई, अच्छी बात है। क्या ले लो? 5 प्रेक्षण, तो ठीक ठाक रहेगा। प्रेक्षण क्रमांक के बाद भैया अपने पास क्या पता है? ज्ञात प्रतिरोध है। क्या पता है? ज्ञात प्रतिरोध का है भैया P है ना? ज्ञात प्रतिरोध क्या है? P है। अब P ओम में भैया चटकनी दबा लेना, पहले आप ले लेना 2 ओम का, फिर ले लेना 5 ओम का, फिर आप ले लेना 10 ओम का, फिर आप ले लेना 15 ओम का, फिर आप लेना कितने ओम का? 20 ओम का। ले लिए, समझ गए ना? हालांकि परीक्षण सारणी में आपको यहाँ कुछ लिखना नहीं है, बोर्ड में आएगा तो आपको कुछ लिखना नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि लिख दोगे तो बोर्ड परीक्षा में तुम्हारे पास उपकरण थोड़ा ना है कि जो मेजरमेंट कर लोगे, ये तो तुम बस लिख दिया, आगे कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, हाँ या ना? तो इसलिए यहाँ जगह खाली छोड़ देना, मगर पता रहे कि हाँ यहाँ पर हमको 5 बिंदु लिखने हैं। बोलो आई बात समझ में? ना नहीं आया समझ में? आ गया। अगला क्या है? अविक्षेप या बिंदु डी की सिरे ए से दूरी। अविक्षेप बिंदु कौन सा है? बिंदु डी है, हाँ या ना? इसको मैं बोलता हूं अविक्षेप बिंदु। क्या बोलता हूं? अविक्षेप। विक्षेप मतलब हिलता डुलता, अविक्षेप मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं। तो अविक्षेप बिंदु की सिरे ए से दूरी को क्या बोलेंगे भैया? एल। पहला तो भैया 5 रीडिंग के लिए 5 ठो एल आएंगे? नहीं आएंगे। और अविक्षेप बिंदु की काय से दूरी? सिरे सी से दूरी, हाँ या ना? अविक्षेप बिंदु की सिरे सी से दूरी, तो जितना एल आएगा उसको 100 से माइनस कर लेना। अगर ये 40 आया है तो ये कितने सेंटीमीटर आएगा? 60 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? आ गए। तो 5 अविक्षेप बिंदु ये वाले और 5 दूरी ये वाली। बोलो हाँ। अब इसके बाद भाई साहब अपन को लगाना है फाइनल फॉर्मूला। अज्ञात क्या था बेटा? क्यू बराबर P क्या आया था भैया? 100 माइनस एल अपॉन एल, यही आया था ना? बस इस फॉर्मूले को लगा करके कितनी रीडिंग निकालोगे? 1 2 3 4 5, हाँ या ना? अब 5 रीडिंग आ गई हैं आपकी, समझ गए ना? ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना? बस यही आपकी प्रेक्षण सारणी है। क्या आपकी प्रेक्षण सारणी? बना लो भैया जल्दी से। हाँ, ये क्या लिखा है डॉक्टर की भाषा में? अविक्षेप बिंदु की सिरे ए से दूरी और अविक्षेप बिंदु की सिरे सी से दूरी, है ना? इसी को बोलते हैं 100 माइनस एल। ये एल है और ये है 100 माइनस एल। बस हो गया।
ठीक है ना। अब ये 5 रीडिंग आई हैं और 5 रीडिंग आ गई हैं आपके पास, तो बेस्ट तरीका उसका निकालने का क्या ले लो, औसत। क्या लिखोगे, औसत। तो लास्ट में लिखोगे औसत प्रतिरोध बराबर जितने जी आए हैं 1 2 3 4 5 टोटल डिवाइड बाई कितना 5, ये आ जाएगा औसत प्रतिरोध। तो लास्ट में तुम ना करो, तुम बस छोड़ दो ऐसा, औसत प्रतिरोध ही आ जाएगा। समझ में आया, औसत प्रतिरोध ही आया। जहां पर कुछ कन्फर्मेशन ना हो फिजिक्स में, तो शुद्धता की वैल्यू माप करने के लिए, शुद्धता के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए औसत लिया जाता है। क्या लिया जाता है, औसत लिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि युगल तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है, सर 10 रुपये, नहीं सर 12 रुपये, नहीं सर 15 रुपये, तो मैं कहूँगा रुक जा भाई, बोल तू जितने बोलना हो बोलो, और मैं सबका क्या निकाल दूंगा, औसत। तो मैं करीब एकदम पहुंच जाऊंगा कि इसकी पॉकेट मनी कितनी है। ऐसे ही यहां पर फिजिक्स में किया जाता है। अब इसके बाद लिखिए सावधानियां। सावधानियां में पहला पॉइंट है बेटा, यहां पे पेच होते हैं, देखो ये तार के पे स्क्रू हुआ करते हैं, यहां पर ये तार का स्क्रू होता है जिसमें तार फंसती है। तो तार को लपेट करके स्क्रू के ऊपर अच्छे से उसको टाइट कर दो। क्या कर दो, टाइट कर दो। तो इसको बोलते हैं क्या, संबंधन पेच, कनेक्टिंग स्क्रू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग स्क्रू। हिंदी में बोलते हैं संबंधन पेच अच्छे प्रकार से कसे होने चाहिए। लिख लो भैया, संबंधन पेच अच्छे प्रकार से कसे होने चाहिए। समझ गए, संबंधन पेच अच्छे प्रकार से कसे होने चाहिए। दूसरा लिखो, जॉकी को तार पर गड़ाकर नहीं चलाना चाहिए। अब वो जॉकी हम आपके हाथ में देंगे तो क्या करते हैं बच्चे, बिल्कुल उसको फावड़े के जैसे चलाते हैं, बिल्कुल रगड़ के, ऐसा कि तार की छीलन निकाल दें एक, बिल्कुल ऐसा। समझ गए ना, उसको आराम आराम से चलाना चाहिए। उसका नुकीला मुंह होता है तो बच्चों को लगता है तार को काट ही दें। समझ गए ना, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं एकदम। तार को जॉकी के ऊपर ज़्यादा घसीट कर नहीं चलाना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसको बड़ी जेंटली आराम आराम से उसको रखना चाहिए जॉकी को। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए, अब इसके बाद अगला, तार को जॉकी पे रगड़ के नहीं चलाना चाहिए। और क्या है भाई, प्रयोग करते करते ये सिस्टम, मैं तार को जॉकी को बोल दिया भैया, जॉकी को तार के ऊपर, सॉरी यार, लिखो जॉकी को तार के ऊपर। तार तो फिक्स रहेगी यार, जॉकी ऊपर से चलेगी ना, हाँ या ना, ठीक है ना। जॉकी हिंदी भाषा में समझा जाए तो फरसा होता परशुराम का, वैसे ही एक यंत्र होता है फावड़े टाइप का, समझ गए ना, मिलेगा भी देखने को। अगला ये अब समझ लो, लिख लेना बाद में। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो गर्म, एक्सपेरिमेंट करते करते ये जो सेटअप होता है आपका गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाएगा। तो जैसे गर्म हो जाए वैसे उसको रोक दो, बंद कर दो स्विच को, क्योंकि गर्म होगा तो आपको पता है तापमान बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये सारा सिस्टम गलत आ जाएगा, आर और एस की जो वैल्यू है सब मट्टी पलीद हो जाएगी। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। तो ये हो गया भैया आपका मीटर ब्रिज खत्म। अब अगला टॉपिक आ रहा है विभव मापी। क्या आ रहा है, विभव मापी। लिखो भैया विभव मापी, विभव मापी। तो विभव मापी एक बड़ी मस्त वाली डिवाइस है, बड़ी अच्छी डिवाइस है। और विभव मापी का उपयोग करके, उपकरण, डिवाइस मतलब उपकरण है, उपकरण डिवाइस नहीं बोलेंगे। विभव मापी एक उपकरण है, और विभव मापी उपकरण का इस्तेमाल करके क्या करते हो आप लोग, 2 सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हो, आंतरिक प्रतिरोध भी निकालते हो। अभी बताएंगे विभव मापी से बहुत कुछ होता है, समझ गए ना। अब 2 चीज़ें होती हैं, हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, वोल्टेज। क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, किसी सेल का वोल्टेज कितना है,
समझ गए ना, हम वोल्टेज की तुलना करने जा रहे हैं। भाई देखो, आप सामान खरीदने आते हो, देखो कुछ चीज़ें जीवन में खरीदते हो अपन, कुछ चीज़ें क्या, सारी चीज़ें लगभग। आप सोना खरीदो या सब्जी खरीदो, जब आप खरीदने जाते हो तो किस आधार पे सामने वाला आपको बेचता है? तुलना के आधार पे। किस आधार पे बेचता है कि नहीं बेचता? कैसी तुलना? एक पलड़े पे बांट रखता है 1 किलो का, हाँ या ना, और दूसरे पलड़े पे भैया आलू टमाटर जो भी है, हाँ या ना। तो उसने इससे तुलना ना करी भार की, बोलो हाँ। और तुलनात्मक रूप से जब ये भार सही पाया गया, जब कांटा जीरो पे आ गया, एकदम मिडिल पे आ गया, इसका मतलब इसका भार इसके क्या है? बराबर है। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब घर में आपके कौन सा वाला आ जाए? वो स्प्रिंग वाला बैलेंस आ जाए, स्प्रिंग वाला बैलेंस, जो कबाड़ी लोग कबाड़ जिससे नापते हैं, कबाड़ वाले जो कबाड़ नापते हैं, कैसा रहता है? एक ठो उसमें ऐसा रहा करता है, उसको ये ऐसा फंसाने के लिए हैंगर में, है ना, इसको बोलते हैं क्लैंप। क्या बोलते हैं? वो हाथ में लेके भी खड़े हो जाते हैं, या कहीं पर ज़्यादा कबाड़ होता है तो उसको कहीं गेट वेट में उसको फंसा देते हैं। समझ में आया? और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रहती हैं? 2-3 ठो चैन रहती हैं, बोलो हाँ। और फिर उसके बाद एक ऐसा रहता है स्प्रिंग वाला एक, और यहाँ पे ये रहता है, और लिखा रहता है यहाँ 1 किलो, यहाँ 2 किलो, यहाँ 10 किलो, यहाँ 40 किलो, ऐसा लिखा रहता है ना। और इसके नीचे क्या रहता है? इसके नीचे भी एक ठो वो रहता है। भाई वजन तो नापोगे ना, वजन कहाँ आएगा? इसी का तो आएगा वजन। तो इसके नीचे, अभी इतना जगह नहीं बची तो मैं दिखाता हूँ। मान लो ये वो क्लैंप है, इसके नीचे भी एक ठो ऐसे रहता है क्लैंप। फिर इसमें क्या करते हैं वो लोग? इसमें वो लोग फंसाते हैं बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म। भाई सामान कहाँ रखोगे? क्लैंप में थोड़ी ना रखोगे। तो इसके नीचे वो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म फंसाते हैं, और उसमें कहते हैं लाओ भैया डालते जाओ, डालते जाओ। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें बहुत सारी दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है? जब ये वजन नापेगा तो आपके एक्चुअल माल के अलावा इसका वजन शामिल होगा कि नहीं होगा? बोलो, इसका वजन शामिल होगा कि नहीं होगा? खुद इसका वजन शामिल होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सामान आपका है और सारी व्यवस्थाओं का भी वजन हो रहा है, मगर इसमें, इस वाले में बैलेंस वेट में ये स्प्रिंग वेट है, और ये जो बैलेंस वेट था इसमें सामान आपका है, बाकी किसी व्यवस्था का वजन योग नहीं हुआ है, हाँ या ना। अब इसमें जो एक्चुअल आपका वजन होगा वो जो आ रहा है वो गलत है। मान लो आ रहा है आपका सामान 6 किलोग्राम का, बोलो हाँ, और उसकी सारी व्यवस्था खुद में 100 ग्राम खा गई है, तो आपका एक्चुअल जो वजन दिखाएगा वो कितना आएगा? 5.900 ग्राम। बोलो हाँ या ना। ये सर नो, क्योंकि 100 ग्राम का उसकी व्यवस्था है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो दो चीज़ें हैं, शुद्ध अशुद्ध। तो दो उपकरण हैं विभव को नापने के, वोल्टेज को नापने के दो उपकरण हैं, एक विभव मापी और एक वोल्ट मीटर। एक विभव मापी और एक, तो जो विभव मापी है वो संतुलन के आधार पर है भैया, संतुलन बिंदु के आधार पर। संतुलन बिंदु के आधार पर कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है, आओ भैया तौले देते हैं। क्या कर देते हैं? तौले देते हैं। समझ में आया ना? तो उस स्टैंडर्ड से उसको मिलान कर लेते हैं, संतुलन हो गया, मतलब ये लो भैया हमारा सामान इतने का है तो आपका भी इतने का है। ये 1 किलो है इसलिए ये भी 1 किलो है सब्जी की भाषा में। विभव की भाषा में हमारा 1 वोल्ट का है तो आपका भी कितने का हुआ? 1 वोल्ट का। हमारा 2 वोल्ट का है, आपका भी कितने का हुआ? समझ में आया? ये विभव मापी का सिद्धांत है, ये विभव मापी होता है। दूसरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये वाला मामला है, तुमई का माल खाएगा। जब धारा प्रवाहित करोगे वोल्ट मीटर से बेटा, जब बैटरी लगाओगे, जब बैटरी लगाओगे, मान लो 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, बोलो हाँ, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। 6 वोल्ट की बैटरी का वोल्टेज नापना है। 6 वोल्ट की बैटरी का क्या नापना है? वोल्टेज नापना है। 6 वोल्ट की बैटरी का वोल्टेज नापना है, तो जब धारा प्रवाहित होगी तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कुछ वोल्टेज खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो, नहीं खाएगा? हाँ खाएगा। तो कुछ वोल्टेज खाएगा, तो बाहर जो वोल्टेज आपको मिलेगा फाइनली, वो क्या बिल्कुल शुद्ध विद्युत वाहक बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि धारा प्रवाहित हो गई, और धारा प्रवाहित होते ही मामला
खत्म, खेल खत्म। समझ में आया? अभी मैं यहाँ चालू करके स्विच बोल दूँ, अरे छू मत देना रे, ये 440 वोल्ट का है, बोलो हाँ, अब मैं जितने का बोल दूँ, डरवा रहा हूँ बिठाल करके, बट धारा प्रवाहित होगी तो पोल खुल जाएगी। आई बात समझ में ना? तो ये विभव मापी और वोल्ट मीटर का मैंने ऊपरी ऊपरी सिद्धांत तुमको बता दिया। अब वोल्ट मीटर कहाँ पढ़ेंगे? वोल्ट मीटर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। कहाँ पढ़ेंगे वोल्ट मीटर? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है अभी आई नहीं हमारे, अभी इस चैप्टर में नहीं है। अभी केवल हमें पढ़ना है विभव मापी। क्या पढ़ना है? जी हाँ। अब विभव मापी का सिद्धांत सीधी सीधी बात है। विभव मापी का सिद्धांत सीधी सीधी बात है। कोई नदी चल रही है, समझ गए? दो नदी मान लो, एक छोटी नदी एक बड़ी नदी, समझ गए? दो नदियां चल रही हैं, एक कम लंबाई में आकर के रुक जाती है और एक ज़्यादा लंबाई में आकर के रुकती है। एक की लंबाई ज़्यादा है, बोलो हाँ, एक की लंबाई क्या है? ज़्यादा है। समझ गए ना? तो ये बताओ कि प्रवाह मतलब दम, विभव देखा जाए तो, समझ गए ना, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी नदी की, मतलब शुरुआत में उसका विभव उतना ज़्यादा रहा होगा, हाँ या ना? तभी तो लंबा गई है। बहुत लंबे जाओगी गुरु, विभव ज़्यादा रहा होगा, तुम तो बड़े लंबे जाओगे, हाँ या ना? और दूसरी बात, तुम तो लंबे से गए यार, विभव ज़्यादा रहा होगा, उल्टा विभव मिल गया, तुम तो लंबे ने पड़ गए, कहते हैं ना अपन। तो भैया विभव ज़्यादा है, जिन नदियों का विभव ज़्यादा रहा होगा वो लंबी जाएंगी, बोलो हाँ या ना? हाँ, ये बताने की क्या ज़रूरत है? विभव मापी का जो सिद्धांत आपका बनने वाला है V प्रोपोर्शनल टू L, V प्रोपोर्शनल टू L। लंबाई कम होगी, विभव कम वितरित होगा, लंबाई ज़्यादा होगी, विभव ज़्यादा वितरित होगा। मतलब विभव लंबाई के आधार पर वितरित होता है, विभव लंबाई के आधार पर वितरित होता है। एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ समझो, समझना। पहले इसलिए समझा दूं बाद में कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल मन में बैठ जाए चीज़ें। ये तुम्हारे पास बेटा एक लंबाई है 100 सेंटीमीटर की, बोलो हाँ। अब तुमने उसके ऊपर बैटरी लगाई, तुमने इसके ऊपर बैटरी लगाई। 100 सेंटीमीटर का राजा कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध है कि नहीं है, बोलो। 100 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध है कि नहीं है? ये मैंने इसलिए बनाया, नहीं तो तुम कहोगे सर ये तो शॉर्ट हो गया, धूमधड़ाम हो जाएगा, आदर्श पाथ बन जाएगा तो प्लस और माइनस मिल गए, हाँ या ना? इनकी तो तमन्ना पूरी हो गई, प्लस और माइनस मिल गए, हाँ या ना? हाँ, तो भैया प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ होगा, बोलो हाँ या ना? अब ये जो आपने 10 वोल्ट लगाया है, 10 वोल्ट का भंडारा पूरी पूरी लंबाई में होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ? कि यहीं तक खत्म हो जाएगा 10 वोल्ट? नहीं, 10 वोल्ट पूरी लंबाई में होगा, हाँ या ना? बोलो यस। चले यहाँ से यहाँ पर कितने वोल्ट? 0। अब बटना शुरू हुआ, हाँ, यहाँ पर कितने वोल्ट? 1 वोल्ट। 100 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर में कितने वोल्ट? अगले 10 में कितने वोल्ट? तो 1 और 1 टोटल कितना हुआ? अगले 10 में कितने वोल्ट? 1 वोल्ट, तो टोटल कितने वोल्ट हुआ? समझ में आ रहा है? हाँ, अगले में कितना हुआ? 4। ऐसे पूरा 10 10 10 10 10 10 10 10 सेंटीमीटर होके 100 हो गए, और 100वें सेंटीमीटर तक चलने में पूरी तार में कितने वोल्ट बट गया? 10 वोल्ट, हाँ या ना? अब देखो जरा फिर से फीलिंग पकड़ो, अगर यहां तक चलोगे तो कितने वोल्ट मिलेगा? यहां तक चलोगे तो कितने वोल्ट मिलेगा? यहां तक चलोगे तो कितने वोल्ट मिलेगा? मतलब ऐसा कि यहां पर तुमने एक बल्ब लगाया, बोलो हाँ, और इस बल्ब का कनेक्शन अगर तुमने यहां पर किया तो इस बल्ब को कितने वोल्ट खाने को मिलेगा? अगर ये बल्ब का टर्मिनल उठा करके यहां तक ले गए तो कितने वोल्ट मिलेगा? और अगर इस बल्ब को उठा करके पूरा लास्ट में ले गए तो कितना मिलेगा? 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये भी 10 है तो ये भी कितना है? आया समझ में? समझ में आ गया? यस। तो भैया यही सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जितनी लंबाई होगी उतना वोल्टेज आपको मिलेगा विभव मापी की व्यवस्था में। जितनी लंबाई होगी, लंबाई ज़्यादा करोगे विभव ज़्यादा मिलेगा, लंबाई कम करोगे विभव कम मिलेगा। ये वाला जो सिरा होता है, एक सिरा इसको 0 वोल्ट पे माना जाता है और उस तक चलने दो चलने दो चलने दो। समझ में आया? आइए तो लिखते हैं विभव मापी का सिद्धांत। लिखो भैया, विभव मापी का सिद्धांत।
अब विभवमापी, एक सेकेंड थोड़ा दीजिए समय, इसमें सिद्धांत लिखा क्या? विभवमापी, हाँ लिखा हुआ है, यस। पहले मैं आपको बता दूं विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देख लीजिए। हाँ, हम जानते हैं, मान लीजिए कोई धारा है, करंट है, कोई बैटरी है, इस पे विभव आपने लगाया V, क्या लगाया? V वोल्टेज लगाया, और ये पूरी धारा दे रहा है। धारा कितनी बेटा? I। क्या है धारा? I। तो आप लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई, बोलो हाँ, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। अब देखो भैया, ये विभव तुमने लगाया है, ये मेन विभव है, ये क्या है? हम उस विभव की बात नहीं कर रहे जो आपने लगाया है, हम उस विभव की बात कर रहे हैं जो बटा है। जो क्या है? बटा है। मतलब यहां से लेकर के यहां 1 सेंटीमीटर पर कितना आया, यहां से लेकर यहां कितना आया, हम उस विभव की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो वो विभव की बात कर रहे हैं। चलो इसको E समझ लो, और हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है? V है। क्या है वो? V है। तो भैया धारा करंट जा रही है, तो V बराबर कितना होगा बोलो? IR। V बराबर R की जगह रो L अपॉन कितना? A इंटू कितना? I। बोलो रो क्या है? वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? नियतांक है, कांस्टेंट है। A क्या है? A क्या है? अरे क्षेत्रफल रे, कांस्टेंट है। हाँ, धारा क्या है? धारा भी नहीं बदलेगी, मगर L जहां तक लोगे उतना स्वादानुसार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मतलब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो तीनों कांस्टेंट हो गए। मतलब V इज इक्वल टू K कांस्टेंट इंटू कितना? L। हाँ या ना? K को गायब करो तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? L। V प्रोपोर्शनल टू L। ये बन गया विभवमापी का सिद्धांत। किसी तार पर, किसी चालक पर वितरित होने वाला प्रतिरोध, वितरित होने वाला विभव, वितरित होने वाला विभव, या उसी को बोलते हैं पतित विभव। कौन सा विभव? पतित विभव। जो हमने दिया वो ऊर्जा थी, और जो पतित हुआ वो भी ऊर्जा है। तो हम पतित वाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो किसी चालक पर गिरने वाला, पतित होने वाला जो विभव होता है, बटने वाला जो विभव होता है, वो लंबाई के अनुदिश हुआ करता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा लंबाई लोगे उतना ज़्यादा पतित विभव मिलेगा, जितनी कम लंबाई लोगे उतना कम पतित विभव मिलेगा। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? तो ये होता है विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत ये हुआ करता है, ठीक है ना। लिखिए, लिखो सिद्धांत। ये लिखने के बाद लिखो सिद्धांत। अतः इसको लिख लो, फिर इसके बाद लिखो अतः किसी चालक तार पर वितरित विभव विभव अतः किसी चालक पर वितरित विभव तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भैया, आ गया समझ में? तार की लंबाई की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। चलिए देख लीजिए। अब थोड़ा और अंदर आ रहे हैं डिटेल में। अभी तो फीलिंग डेवलप हो गई, भावनाएं डेवलप हो गई, अब अंदर आ रहे हैं टॉपिक के। बेटा तुमने टोटल विभव कितना लगाया? V। कुल लंबाई कितनी है? L। तो V प्रोपोर्शनल टू कितना? L। V प्रोपोर्शनल टू L। बेटा ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कुल जाने वाला विभव L लंबाई में वितरित हो गया। V प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि ये V लगाए हो तो यहाँ भी कितना बटेगा? V ही बटेगा। तो मतलब हम लगाते ही हैं, मगर बात करते हैं इस विभव की, क्योंकि भंडारा इसका होना है। समझ गए? इसलिए मैं कहता हूँ इसको E समझा करो,
क्योंकि ई से कटने के बाद आर आर कुछ कम होने के बाद कितना आएगा, उसके ऊपर वी आएगा ना, हाँ या ना, हाँ, तो वी प्रोपोर्शनल टू एल, एल स्मॉल ले लो, क्यों बदल रहा है, क्यों बदल रहा, फिजिक्स में जो चीज़ वेरिएबल होती है उनको क्या लिया जाता है, स्मॉल, तो v प्रोपोर्शनल टू एल, बेटा ध्यान देना, v प्रोपोर्शनल टू एल, v बराबर k इंटू एल, कैपिटल k इंटू कितना l, बेटा इसको के एल भी लिखते हैं, कई जगह इसको v बराबर रो इंटू एल भी लिखते हैं, और अभी अभी मैंने आपकी बुक में देखा है परीक्षा अध्ययन में कि इसके लिए v बराबर न्यू एल, नया सिंबल, ये भी है, मतलब तीनों एक ही चीज़ है, तीनों क्या है, चाहे के इस्तेमाल करो, चाहे रो इस्तेमाल करो, चाहे न्यू इस्तेमाल करो, इन तीनों का एक ही मतलब है, विभव प्रवणता, क्या नाम है, अरे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो यहाँ पर k एक अनुपातिक नियतांक है, जहाँ पर k का मान कहलाता है विभव प्रवणता, समझ में आया, k कहलाता है विभव प्रवणता। तो v बराबर k इंटू एल है, तो k बराबर कितना हुआ, v अपॉन एल, हाँ या ना, k बराबर v अपॉन एल, मतलब इकाई लंबाई पर वितरित विभव की मात्रा, इकाई लंबाई पर वितरित विभव की मात्रा। आओ इस चीज को ऐसे समझो, यस को विभव प्रवणता बोलते हैं। ये तुमने बैटरी लगाई बेटा 10 वोल्ट की, बोलो हाँ, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई और 100 सेंटीमीटर का तार लिया, बोलो इकाई लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर पर कितना विभव आएगा, 1 वोल्ट, बोलो हाँ। अब बैटरी अगर 2 वोल्ट की 20 वोल्ट की कर दी तो अब कितने का आएगा, इकाई लंबाई पर कितना आएगा, 2 वोल्ट, आया समझ में, बत्ती गोल, अरे यार फिर फालतू बात करे, इकाई लंबाई मतलब 1, इकाई लंबाई का, अच्छा 10 सेंटीमीटर बोल रहा, नहीं सही बोल रहा बच्चा, सही है सही है सही है, हाँ ठीक है 0.1 जो है, ठीक है ना, एक काम करो इसको 10 सेंटीमीटर कर लो यार, सॉरी, बोलो अब ठीक है, इकाई लंबाई 1 सेंटीमीटर है, मैंने 10 की फीलिंग पकड़ के बताया इसको। तो भैया यहाँ पे 1 वोल्ट, अगर 10 का लगाए हो तो 20 का लगाए तो कितने वोल्ट, 30 का लगाए तो कितने वोल्ट। तो ध्यान से देखो, इकाई लंबाई पर विभव का मान बढ़ता जा रहा है, मतलब लंबाई वही है और उस पर जो विभव आ रहा है, विभवांतर जो आ रहा है, उसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ में आया। तो विभव प्रवणता क्या होती है, इकाई लंबाई पर विभव की मात्रा, इकाई लंबाई पर विभव की मात्रा। अब देखो भैया, अगर विभव प्रवणता ज़्यादा है, विभव प्रवणता क्या है, ज़्यादा, जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पे 100 वोल्ट लगा दिया, कितने वोल्ट लगा दिया, तो इकाई लंबाई पर विभव कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट है, बोलो हाँ, मतलब 1 सेंटीमीटर की नन्ही सी लंबाई, छोटी सी एकदम इत्तू सी, 1 सेंटीमीटर की नन्ही सी लंबाई, और उस पर कितना वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर में जबरदस्त एनर्जी संभाले हुए है 10 वोल्ट की, हाँ है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट की एनर्जी है। अब मैं कहूँगा इस 10 वोल्ट में मुझे 0.1 वोल्ट नाप करके दो, एक तो 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई में भैया 10 वोल्ट नापने को बोला है आपने, अगर आप मेरे को 1 वोल्ट करते तो मैं उसका 10 हिस्से कर देता, उस 1 के भी कितने हिस्से कर देता, 10 हिस्से, तो क्या बन जाता वो मिलीमीटर, क्या बन जाता, मिलीमीटर, बोलो हाँ। अब तुम मेरे को कह रहे हो 0.1, मतलब एक वोल्ट नहीं चाहिए, 1 को भी 10वां हिस्सा करो, 1 को भी कितने हिस्से, समझ में आ रहा है, मतलब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे इसे 1 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट आ रहा है, मुझे 0.1 वोल्ट बताओ कहां पर होगा। बड़ा मुश्किल है कि नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि नहीं है, क्योंकि यार वोल्टेज ठूस ठूस के भरा हुआ है, वोल्टेज कैसा भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरा हुआ है। मैंने एक बोरे में ठूस ठूस के नोट भर दिए और बीच में 1 का सिक्का कहीं पर डाल दिया, और मैंने कहा निकाल के दिखाओ 1 का सिक्का कहां पर है, क्या रास्ता है, पूरा बोरा उल दोगे, क्योंकि वो समझ में तो नहीं आ रहा है, हाँ या ना, कि हाथ डाले निकाल लिए, बोलो यस और नो, यस। तो हाल यहीं पर हो रहा है कि जोरदार एनर्जी भरी हुई है 1 सेंटीमीटर में, तो विभव प्रवणता ज़्यादा होने से, हेलो भैया, विभव प्रवणता अगर ज़्यादा है, प्रति एकांक लंबाई पर विभव ज़्यादा है, तो आपका जो वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी है, सुग्राहिता, कहते हैं ना बड़ा सेंसिटिव बच्चा है यार, तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, थोड़ा सा डांट दो रो देता है, पुचकार दो हंस देता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी का उल्टा ढीठ, कहते रहो कोई असर नहीं हो, निर्लज्ज, अधम निर्लज्ज ना लाज नहीं तो ही, समझ गए ना, हाँ। तो जो निर्लज्ज होता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसकी सेंसिटिविटी लेस है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ ठूस ठूस के वोल्टेज भर जाएगा, विभव प्रवणता बढ़ जाएगी, तो इसकी सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी,
घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पता ही नहीं लगा पाओगे 0.1 वोल्ट कहाँ है। और जब पता नहीं लगा पाए तो काहे की सेंसिटिविटी। समझ में आया? किसी बच्चे को सुधारने के लिए बातों का इस्तेमाल करोगे कि तोप लेके आ जाओगे कि बांध साले को तोप के सामने, इतना ढीठ हो गया है। समझ गए ना? तो 0.1 वोल्ट का पता लगा ही नहीं पा रहे हो तो भैया यहाँ पर ये जो सुग्राहिता है, इसकी सुग्राहिता घट जाएगी। तो अगर अच्छा सुग्राही वोल्ट मीटर चाहिए हो तो बताओ विभव प्रवणता ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? विभव प्रवणता कम होनी चाहिए। और विभव प्रवणता कम होने के लिए लंबाई क्या होनी चाहिए? क्योंकि लंबाई ज़्यादा होगी तो जब ये 1 सेंटीमीटर में आपका भंडारा 10 वोल्ट का हो रहा था, इसको खींच करके कर दो भाई साहब 100 सेंटीमीटर। कितने कर दो? तब इसमें 1 वोल्ट का भंडारा होगा। हाँ या ना? कितने होगा? और लंबा कर दो, 1000 मीटर कर दो, 1 किलोमीटर कर दो तो 0.1 वोल्ट का भंडारा होगा। हाँ या ना? तब तो तुम मेरे को 0.001 भी मैं तुमको ढूंढ के दिखा दूंगा, क्योंकि तार इतनी लंबी है कि वोल्टेज बहुत 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 कम गया है। हाँ या ना? समझ गए ना? क्लियर हो गया? हाँ। ये भैया तो ये हो गई आपकी विभव मापी की पूरी पढ़ाई। अब मैं इसका सिद्धांतिक रूप आपको दिखा रहा हूं। अब डेरिवेशन और एग्जाम में कैसे लिखना है उस पर चर्चा की जाए। लिखिए विभव मापी का सिद्धांत लिखिए, प्रश्न लिखिए। अब भैया विभव प्रवणता आ गई, लिख लिया? नहीं लिखे? नहीं लिखे? अरे भैया V प्रोपोर्शनल टू L, V बराबर KL, K बराबर V अपॉन L, प्रति एकांक लंबाई पर गिरने वाला विभव ही कहलाता है विभव प्रवणता। ठीक है? हाँ, विभव प्रवणता बढ़ेगी, सुग्राहिता कमेगी। हाँ, और विभव प्रवणता घटेगी तो सुग्राहिता बढ़ेगी। तो लंबाई को बढ़ाओ, विभव प्रवणता को घटाओ और सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी को बढ़ाओ। हाँ या ना? क्या भैया समझ में आया कि नहीं आया? लंबाई को बढ़ाओ, ये लंबाई बढ़ जाएगी, विभव प्रवणता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और सुग्राहिता सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ या ना? क्लियर हो गया? हाँ। एनी प्रॉब्लम? आइए अब सिस्टमैटिक बात करते हैं। चलिए देखते हैं विभव मापी का सिद्धांत। ये एक बैटरी, मास्टर सेल, मेन बैटरी, मुख्य सेल बोल सकते हो इसको। इसके साथ में ये परिवर्ती प्रतिरोध रिहोस्टेड, और साथ में की लगा दी। और ये है आपका भाई साहब विभव मापी का तार। अब याद रखना ये 1 मीटर लंबा नहीं होता है, ये 1 मीटर लंबा नहीं होता, ये घुमा घुमा करके बेटा कई मीटर में रहा करता है, ऐसा रहता है। ये ऐसा घुमा रहेगा। जब आपको दर्शन कराएंगे अपन इसकी डिवाइस के तो ये इस तरीके से घुमा हुआ रहेगा, ये ऐसा। समझ गए? मतलब 4 मीटर का। कितने मीटर का? नॉर्मली आपके स्कूलों में जो होता है वो 4 मीटर का तार रहता है। समझ गए ना? तो पहले 1 मीटर ऊपर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। समझ गए ना? और घूम गया तो 5 का नहीं 4 का। तो ऐसे रहा करता है। और फाइनली तो मैं क्या करता हूं, मैं डायग्राम गंदा नहीं करता हूं, मैं पूरे 4 मीटर को इसी को मान लेता हूं। बोलो चल जाएगा? और मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब भाई तुम घुमा दो तो भी बात एक ही है। बोलो हाँ। समझ में आया? हाँ। तो इसकी पूरी लंबाई है भाई साहब L। क्या लंबाई है? L लंबाई है। ऊपर लिख लें लंबाई L। अभी 1 मीटर नहीं है, ये L लंबाई का तार है। बेटा ध्यान से देखना, ये बैटरी आपने लगाई है। बोलो हाँ। अब 10 वोल्ट की मान लो आपने लगाई है। कितने वोल्ट की? मर्जी आपकी, आपको कितने वोल्ट इस पूरे तार के ऊपर लगाना है, क्योंकि ये लगा हुआ है, रिहोस्टेट लगा हुआ है। बोलो हाँ, रिहोस्टेट लगा हुआ है। रिहोस्टेट का काम क्या होता है? वोल्टेज खाना। क्या होता है? वोल्टेज
खाना। देखो यहाँ से 10 चला, ये खा लेगा कुछ, अब बाकी जो बचेगा इसके ऊपर गिरेगा। बोलो हाँ। अगर 10 में इसने 2 खा लिया तो इसको कितना मिला? 8। इसको कितना मिला? अगर हाँ, आंतरिक नहीं है ये, आंतरिक नहीं है ये। जब सर्किट कनेक्टेड है तो जैसे ही आपने टच कराया, स्विच ऑन किया, वो खा लेगा। समझ गए ना? क्योंकि करंट ऐसा नहीं कह सकते कि आगे से जाती कि पीछे जाती है, एक ही समय में वो आगे पीछे हर जगह बन जाती है। चलो देखो, तो ये सेल है। अब इसके साथ आप कहोगे सर ये क्यों लगाया, रिहोस्टेट क्यों लगाया? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आप ये रिहोस्टेट नहीं लगाते तो इस तार पर आने वाला वोल्टेज आप 10 से कम नहीं कर पाते। मतलब वही हालत हो जाती कि पंखे का रेगुलेटर नहीं लगाओ, तो पंखे का रेगुलेटर नहीं लगाओगे तो पंखा फुल स्पीड में चलेगा। बोलो हाँ या ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? मगर रेगुलेटर लगा दोगे तो उसको कम भी कर सकते हो। तो ये रेगुलेटर है भाई साहब एक तरीके से। तो अगर तुम इसको लगा रहे हो तो 10 वोल्ट तो लगाए हो, 10 को कम भी कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 7 कर सकते हो। इसके ऊपर गिरने वाला वोल्टेज जो है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है। मगर यदि ये नहीं लगाया होता तो पूरा का पूरा क्या गिरता? आया समझ में? सर वो तो पहले एल से जाएगी ना, फिर पहले बाद की बात करी। चलो देखो इधर सुनो, मान लो जिस समय इसका रेजिस्टेंस कुछ है, मान लो 2 ओम है, हाँ या ना? धारा जा रही है 2 एम्पियर की। बोलो हाँ। तो 2 गुणे 2 आई आर कितना हुआ? V बराबर आई आर होता है। धारा कितनी? प्रतिरोध कितना? 2 और 2 कितना? 4 वोल्ट। खाया कि दिया? खाया। प्रतिरोध खाता ही है। 4 वोल्ट खाया कि दिया? अब भैया देने वाला कौन है? E। कितना है? 10। 10 में से 4 घल गए, कितने बचे? 6 का भंडारा कौन होगा? 12 ही तो होगा, और कोई व्यवस्था नहीं है। अब आया कि नहीं? पड़ा पल्ले। अरे धारा कहीं से जाए यार, प्रतिरोध को दिशा से क्या मतलब है? अगर धारा ऐसे जाएगी तो पहले तो उस पे 10 बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे थोड़ा ना 10 बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि पहले जो लगा है उनको खाने को मिलेगा, बाकी सब जाओ खा ली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ गया ना? धारा पूरे में जाएगी, सर्किट कंप्लीट होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। समझ गया ना? इलेक्ट्रॉन एक तरफ से चलना थोड़ी ना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पूरे सर्किट में हर जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, ये नहीं कि यहाँ से चले इलेक्ट्रॉन चलना के लिए, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू हो जाते हैं। आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चले। समझ में आया? आप ये सोच रहे हो कि 10 वोल्ट है तो पहले ये बटेगा यहाँ पर, इसके बाद कुछ बटेगा तो इसको मिलेगा। पंगत थोड़ी ना चल रही कि लड़ुआ खत्म हो गए सो जाओ अंकल हो गो, अब पुड़ी खाओ संतोष करो ना, ठंडो पानी भी नहीं बचो अब तो। चलो आया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ। तो भैया देखिए सर्किट हम बना रहे हैं। अब सर्किट बना रहे हैं, सवाल जवाब पूरे हो गए। ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी लग गई। बैटरी का नाम क्या है? C प्लस, और ये क्या? माइनस। साथ में क्या लगा दिया? परिवर्ती प्रतिरोध, रिहोस्टेड बोलते हैं। और क्या लगा दिए? चटकनी, चटपिटकी। बोलो हाँ। अब यहाँ पर लगेगा A और B के बीच में एक तार। इसका लंबाई कितनी है बेटा? L लंबाई है। बोलो यस। अब आपने यहाँ पर एक अज्ञात, अच्छा आपने एक अज्ञात, अब मैंने क्या पढ़ाया तुमको? ध्यान से देखो, मैंने तुमको पढ़ाया है V बराबर V प्रोपोर्शनल टू L। बोलो हाँ। तो V इक्वल टू कितना? KL, है ना? मतलब K इक्वल्स टू V अपॉन L। K क्या है? एकांक लंबाई पर वितरित विभव। एकांक लंबाई पर वितरित विभव। तो अगर एकांक लंबाई पर वितरित विभव, एकांक लंबाई पर वितरित विभव यदि है कितना? एकांक लंबाई पर वितरित विभव K है, तो L लंबाई पर वितरित विभव कितना होगा? KL। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? मान लो कोई तार है, इसके एकांक लंबाई पर वितरित विभव है, वितरित विभव यानी विभव प्रवणता कितनी है? 3 वोल्ट पर मीटर। कितने वोल्ट पर मीटर?
क्योंकि V मतलब वोल्ट और L का मतलब पर मीटर। तो 3 वोल्ट पर मीटर अगर इसकी एकांक लंबाई पे जाता है तो मैं बोलूँगा बताओ 5 मीटर पे कितना जाएगा? 15 वोल्ट। कितना आएगा भैया? 1 का पता है आपको, इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर दो, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर कितने कितने वोल्ट? 15 वोल्ट। हाँ या ना? तो विभव का पता लग जाएगा कि नहीं लगेगा? चलो भैया बहुत बढ़िया। अब देखिए भैया यहाँ पर आपके पास एक सेल है जिसका आपको निकालना है विभव कितना है। आपको पता नहीं है कितना है, लिखा नहीं है सेल के ऊपर कितने वोल्ट है, खाली मैंने आपको सेल उसका रे पर उधेड़ करके दे दिया, उसका रे पर उधेड़ करके मैंने सेल आपको दे दिया। आपको पता लगाना है कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल भी क्या है? विभव का अधिकतम मान। चलो भैया ये लगाई मैंने यहाँ पर क्या? गैल्वेनोमीटर, बोल लग गया? और ये लिया मैंने ऐसे, बोलो हाँ। अब भैया देखो ध्यान से, ये फीलिंग पकड़ना। अब ऐसे समझोगे तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए समझाना पड़ रहा है दूसरे तरीके से। मान लो ये 10 वोल्ट है, कितने वोल्ट है? 10 वोल्ट, हाँ या ना? मान लो ये 20 वोल्ट है, कितने वोल्ट है? 10 नहीं 20 कर दिया। रिहोस्टेट लगाने के बाद, रिहोस्टेट लगाने के बाद जो मात्रा इसके ऊपर डेवलप होने आ रही है, क्योंकि रिहोस्टेट लगा है, अगर रिहोस्टेट हटा दोगे तो पूरा पूरा कितने वोल्ट आएगा? 20 वोल्ट आएगा। और रिहोस्टेट लगाने के बाद मान लो इसके ऊपर जो मात्रा आ रही है वो कितने वोल्ट है? 15 वोल्ट। कितने वोल्ट? क्योंकि 20 में से 5 इसने रोक रखा है। बोलो भंडारे के लिए कितना मिला? बोलो हाँ। अब ये अपना कितने वोल्ट का? मान लो समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ 3 वोल्ट है। कितना है? तुमको पता नहीं 3 वोल्ट है, मुझे पता है 3 वोल्ट है, समझ गए ना? अब 3 वोल्ट है, तुम ये तार लिए, बोलो हाँ, बोलो ये चले यहाँ पर, हाँ बोलो कितने वोल्ट? 1 वोल्ट। कितने वोल्ट? आराम आराम से चलना शुरू करेंगे ना, हाँ या ना? ये 3 वोल्ट है और ये कितने वोल्ट है? 1 वोल्ट। बोलो विभवांतर बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 - 1 = 2, हाँ या ना? 2 का विभवांतर होगा, हाँ या ना? ये जी फॉर गुप्ता जी डांस करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि विभवांतर है तो डांस होगा, हाँ या ना? धारा बहेगी, बोलो यस। चलो आगे चलो भैया, और आगे लंबाई आओ। 15 में से आगे भंडारा हुआ कितने वोल्ट? 2 वोल्ट। अभी भी गुप्ता जी डांस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि विभवांतर है, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है कि 1 है। जैसे ही आगे आए ये कितना हो गया? ये भी कितने पे और ये भी कितने पे? 3 और 3 का विभवांतर कितना? 0 हो गया। क्या डांस होगा? ये संतुलन की स्थिति है। किसकी स्थिति? मिल गई। अब भैया हमको ये टोटल कुल लंबाई थी कैपिटल एल, बड़ा एल। कितना लंबाई थी? बड़ा एल, कैपिटल एल फिक्स थी। जो चीज़ बदल नहीं सकती उसको कैपिटल बोलते हैं, फिक्स है वो। और हमको ये जो लंबाई मिली वो क्या है? स्मॉल एल। क्या है? संतुलन बिंदु हमको कितनी दूरी पर मिला? एल दूरी पर। कितनी दूरी पर मिला? अब हम कहेंगे भैया विभव प्रवणता कितनी है? हम बोलेंगे विभव प्रवणता हमारे पास है के। क्या है? के। मतलब एक इकाई लंबाई का जो विभव है वो कितना है? तो एल लंबाई का विभव कितना होगा? के इंटू एल, हाँ या ना? तो जो आपका ये जो ई अज्ञात है वो कितना मिल गया आपको? बोलो हाँ या ना? तो ई बराबर के इंटू एल। बोले तो ई प्रोपोर्शनल टू एल। समझ में आया कि नहीं आया? भाई एल लंबाई के लिए आपको विभव प्रवणता पता है तार की, कि विभव प्रवणता हमारे तार की के है। तो अगर एल लंबाई के लिए इकाई लंबाई में के वोल्ट जाता है तो अपने पास कितनी लंबाई है? एल लंबाई है। अब देखो महसूस करो, हमको ये कुछ पता नहीं था, ये कितना था? ई। आया समझ में ना? हमको ये पता था ये ई है, और हमको ये भी पता नहीं था, हमको बस ये बैटरी दी हुई थी। समझ में आ गया? आपके पास अंत में क्या हाथ लगेगा? आपके पास अंत में एल हाथ लगेगा। बोलो हाँ। जब आप जॉकी से निकालोगे तो आपके पास एल लंबाई आपको पता चल जाएगी। चल जाएगी? एल लंबाई पता चल जाएगी। और विभव प्रवणता तो आपके पास पहले ही से है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? के में एल का गुणा कर देना पड़ेगा, तो आपके पास कुल विद्युत वाहक बल आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना? हम ये नहीं कह रहे कि हमको 3 वोल्ट पता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया कि अगर ये 3 होगा तो ये होगा। अच्छा और देखो एक बड़ी वाली दुर्घटना, ये तुमने कितने का लगाया और ये तुम लगा दो 100 का। बोलो क्या होगा? क्या ये संतुलित कर पाएगा? अब भैया 20 की पावर तुम पापा जी दे रहे हैं उसके, 20 वोल्ट को वितरण। रिहोस्टेट कितना ही कम हो जाए 20 वोल्ट से ज़्यादा तो वितरित नहीं होने देगा।
बोलो हाँ। अब 20 तुमने लगाया है सोर्स में और टेस्टिंग काय की कर रहे हो? 100 की। मतलब बिल्ली के सामने तुम टेस्टिंग कर रहे बब्बर शेर की। का भैया दहाड़ दे सो भगजे ने खो, हाँ या ना? ठीक है ना? तो याद रखिएगा सावधानी में, सावधानी में याद रखिएगा कि कभी भी जो टेस्टिंग सेल है, जो परीक्षण सेल है, वो कभी स्रोत सेल से ज़्यादा विभव का नहीं होना चाहिए। समझ गए? ठीक है भैया, चलो लिखो विभव मापी का सिद्धांत। डायग्राम बनाओ भाई साहब ये वाला। सर जो रेजिस्टेंस होता है हाँ विभव खाता है। हाँ। सर कभी ऐसा भी होता है कि विभव बढ़ाता हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पैसिव एलिमेंट है, खाने वाला एलिमेंट है। समझ गए ना? हाँ ठीक है ना? हमारी तुम्हारी बात करें तो ऐसा संभव है कि शिष्य गुरु का ज्ञान बढ़ा दे। कोई दिन ऐसा क्वेश्चन ले आओ, कोई दिन ऐसी कोई लाइन लिख करके ले आओ, हम बोलते भी पढ़ा करो किताबों से कि भाई जो उस लाइन को हमको पता ना हो। अब ये देखे तो भैया पता चल गया यहाँ पे नई यूनिट इसकी स्मॉल न्यू, वैसे फ्रिक्वेंसी से न्यू को रिप्रेजेंट करते हैं मगर इसमें दे रखा है किताब में, तो अगली बार ये भी याद रहेगा कि इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो ये संभव है कि आप हमारा विभव बढ़ा दो किसी दिन कोई अच्छा क्वेश्चन ला करके। हम तो आपका डेली बढ़ा रहे हैं विभव। आप क्या हो? प्रतिरोधन हो? किरचॉफ। चा के ऊपर आ की मात्रा। अरे लिखने दो यार, चलता है। आप काम भैया दे बताओ, हमारा विभव डेली बट रहा कि नहीं बट रहा? है ना? और किस क्रम में बट रहा? समांतर में कि श्रेणी में? समांतर में, हाँ या ना? नहीं तो लास्ट वाले के पास कछु पहुंचे ही नहीं पाए, हाँ या ना? आगे वाले पेले गए 20 वोल्ट। तो समांतर में विभव बट रहा, पैरेलल कनेक्शन है। तो सुन लो, एक बात और याद आई है, हमारा विभव आप में जा रहा है, मतलब ये है डिस्चार्जिंग। क्या है ये? मेरी डिस्चार्जिंग और आपकी चार्जिंग। बट जिस दिन उल्टा आ जाए कनेक्शन, उस दिन मेरा सेल रिचार्ज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रिचार्ज। रिचार्जेबल बैटरी। सर हो गए मोबाइल की बैटरी रिचार्जेबल। समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत बेटा? हाँ लिखो भैया, जल्दी लिखो, ये बना लो। हाँ ये भी था सिद्धांत है, अब इसको सिस्टमैटिक में बता रहा हूँ। ये 3, 5, 15 नहीं है, ये सब मैंने समझाने के लिए बता दिया। मेन के विभव प्रवणता का ज्ञान होना चाहिए आपको, और विभव प्रवणता अगर के पता है तो इकाई लंबाई पर विभव गिरता है के, तो एल लंबाई पर गिरेगा के इंटू एल, तो ई बराबर के इंटू एल। समझ गए ना? याद रखना सेल का विद्युत वाहक बल मिलेगा, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर 0 पे है। गैल्वेनोमीटर किस पे है? 0 पे गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा प्रवाहित। अब जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो आंतरिक प्रतिरोध टकटकी लगाए बैठा होइए, केवल देख रहा होइए। जब धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही तो आंतरिक प्रतिरोध बैठा रहे, उससे किसी प्रकार की धारा प्रवाहित, तो उसका किसी प्रकार का विभव गिरेगा नहीं। तो शुद्ध आपको ई का मापन होगा। तो विभव मापी से किसका मापन किया जाता है? विद्युत वाहक बल का। किसका? विद्युत वाहक बल का। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया। अब इसमें एक और टॉपिक आएगा, हालांकि पहले सिद्धांत लिखा दे, उसके बाद उस प्रयोग को करते हैं। लिखो भाई साहब, लिखिए विभव मापी का सिद्धांत। लिखिए दिए गए चित्र के अनुसार ए बी विभव मापी का तार है। ए बी विभव मापी का तार है। दिए गए चित्र के अनुसार ए बी विभव मापी का तार है। सी संचायक सेल है। सी संचायक सेल है। संचायक सेल है। आर एच परिवर्ती प्रतिरोध है। आर एच क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। और डी क्या है भैया? ई क्या है? ई जो है, ई जो है टेस्टिंग सेल यानी प्रायोगिक सेल। ई जो है प्रायोगिक सेल, उसको प्राथमिक सेल भी बोलते हैं भैया।
ई प्राथमिक सेल, हाँ प्राथमिक सेल, प्रायोगिक ब्रैकेट में लिख लेना, प्रायोगिक सेल है। जी धारामापी, जी धारामापी, और जो है फरुआ चलाने, जे जे जॉकी, फावड़ा फरुआ, मिट्टी खोदत को फरुआ, समझ गए ना। जे क्या है, जॉकी, जॉकी। और के कुंजी, प्लग की कुंजी, कहाँ लगी के, जे लगी के, बटन दबा दो के, स्विच, समझ में आ गया। लिखो, माना तार ए बी की लंबाई कैपिटल एल है, बड़ी लंबाई एल है, और छोटी लंबाई जहां तक संतुष्ट हो वो स्मॉल एल। माना तार ए बी की लंबाई बड़ा एल है, एवं इसके सिरों पर विभवांतर, देखो भैया इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, वी, बड़ा वी, कितना है वी, इसके सिरों पर विभवांतर वी है, इसके सिरों पर विभवांतर वी है, ठीक है बेन साहब, इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, वी है। अतः विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर, अतः विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभवांतर, अतः विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभवांतर कितना होगा मेरे बच्चों, के बराबर वी अपॉन एल। ये लिखना, ये चीज ये ना लिख देना, के बराबर वी अपॉन एल। के बराबर वी अपॉन एल, हाँ या ना, के बराबर वी अपॉन एल। देखो भैया नकुल, एकांक लंबाई पर गिरने वाला विभव कितना है, वी अपॉन एल, ठीक है ना। तो लिख लो के बराबर वी अपॉन एल। ये क्या बन गई, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हमारे अपनी बात करते हैं जॉकी की। माना कि जॉकी, लिखो, माना कि जॉकी को बिंदु ए से एल दूरी पर, माना कि जॉकी को बिंदु ए से एल दूरी पर स्पर्श कराते ही अविक्षेप मिलता है। स्पर्श कराते ही अविक्षेप मिलता है। यार सेल का नाम डी मान लो बच्चों, सेल का नाम डी मान लो, क्योंकि डी ई विद्युत वाहक बल होता है। सेल जहां मैंने लिखा है ई सेल है, या तो लिखा होगा ई सेल का विद्युत वाहक बल, अगर विद्युत वाहक बल लिखा है तो ठीक है, और यदि केवल सेल लिखा है तो उसका नाम डी मान लो। हाँ, क्या कह रहा था मैं, माना जॉकी को ए सिरे से एल दूरी पर स्पर्श कराते ही क्या मिलता है, अविक्षेप मिलता है ना, अविक्षेप मिलता है। तो देखो भैया, एल लंबाई पर अविक्षेप मिल रहा है, एकांक लंबाई का विभव कितना है, वी अपॉन एल, समझ गए ना। एकांक लंबाई का विभव कितना है, वी अपॉन एल। अतः एल लंबाई का विभवांतर, एल लंबाई का विभवांतर कितना होगा, बराबर एल इंटू कितना, के। भाई एकांक लंबाई का के है तो एल लंबाई का कितना, के इंटू एल। और एल लंबाई का विभवांतर किससे संतुष्ट हो रहा है, डी के विद्युत वाहक बल से, डी के विद्युत वाहक बल से। और विद्युत वाहक बल को किससे शो करते हैं, ई से। तो ई बराबर कितना हुआ, के इंटू एल। ले दे के फॉर्मूला, ई बराबर के की वैल्यू बोलो, वी अपॉन इंटू कितना, फाइनल आंसर लिखो बेटा जो आपको यूज करना है, ई इंटू एल बाई स्मॉल एल। और बोर्ड की तरफ देख करके बोलो, क्या ई का पता था, नहीं पता था। वी का पता था, कुल विभव कितना लगाया था, विभवांतर पता था कि नहीं था, हाँ या ना। कुल विभव, एल लंबाई पता चल गई, कुल लंबाई पता थी, तो जे सब पता चल गया, तो जे भी पता, चलो छाप लो भैया। ये है प्रयोग अज्ञात विभव ज्ञात करने का, अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का विभव मापी की सहायता से।
तो ये हुआ दूसरा एक्सपेरिमेंट। विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। प्रयोग नंबर 2 हो गए। इसमें समझ में आ गया? अच्छे से कर लोगे ना? बस। तो V इंटू एल अपॉन एल, ये आ गया इसका विभव, विद्युत वाहक बल। चलो अगला लिखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। लगाओ भैया सी, संचायक सेल लगाओ, ऊपर लगाओ मास्टर बैटरी, बिग बॉस बड़ी वाली बैटरी लगाओ, रिहोस्टेट लगाओ, के लगाओ, एल लंबाई ले लो। ठीक है। अब कितने सेल लेने हैं? दो सेल, अलग अलग दो सेल ले लिए, एक 5 वोल्ट का, एक 10 वोल्ट का। हमको पता है, तुमको पता नहीं है। यस। तो ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ E2। ठीक है ना? इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। हमें पता नहीं है कितना है और हमें दोनों की तुलना करनी है। तुलना करना मतलब E1 अपॉन E2 कितना है, हमें ये निकालना है बस। तुलना मतलब तुम किससे ज़्यादा मजबूत हो, तो मतलब दोनों का भाग दे दो, है ना? मेरा घूंसा 10 का, तुम्हारा घूंसा 5 का, तो मेरा घूंसा कितना, क्या गुना है? तुम तुलना करो, 2 गुना। कितने गुना? तो क्या किया, 10/5 ही तो किया। तो विद्युत वाहक बलों की तुलना करना मतलब भाग देना। तो बेटा 2 ले लिए सेल, बोलो यस। चलो भैया, अब 2 ले ली कुंजी, पहली फर्स्ट वाली K1 और सेकंड वाली K2। ये K1 और ये क्या, K2, और दोनों का कॉमन कनेक्शन कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। ये देखो, चलो लिख लिए। अब ध्यान दो बोर्ड की तरफ। चलो पहला, जब कुंजी K1 बंद है, K2 खुली हुई है ना? तो कनेक्शन में कौन है? E1 पहला वाला सेल कि दूसरा वाला सेल? पहला वाला, उससे कोई मतलब ही नहीं, वो तो खुला हुआ है। तो मतलब कैसा, E1 के लिए काम करेगा ये पूरा सिस्टम। मतलब एक तरीके से क्या होगा, ये क्लोज हो गया, है ना भैया? कुंजी आपने बंद कर दी, बंद कर दी मतलब ऑन हो गया। कुंजी बंद करना मतलब चटका दिया, तो स्विच ऑन हो गया। K1 आ गया, E1 वाला सेल आ गया पहला वाला, और ये जाएगा यहाँ पर जा करके, मान लो पहली लेंथ मिल गई L1। क्या मिल गई? L1। समझ में आया? तो जब कुंजी K1 बंद है तो भैया पहला विद्युत वाहक बल L1 लंबाई के लिए क्या होगा, KL1, हाँ या ना? क्योंकि इकाई लंबाई का K, तो L1 लंबाई का कितना, KL1, हाँ या ना? नंबर 1 दे दूं? अब चलो भैया K1 को खोल दो कुंजी को, और किसको बंद कर दो, K2 को। ये खोल दिया इसको, और K2 को अब बंद कर दिया, कुंजी K2। जब कुंजी K2 बंद है, जब कुंजी K2 बंद है तो भैया विद्युत वाहक बल कितना, E2 बराबर कितना, KL2। क्योंकि नई वाली लंबाई मिलेगी, मान लो। सर सेम क्यों नहीं मिलेगी? अगर दोनों विद्युत वाहक बल सेम होंगे, दोनों बैटरी सेम होंगी, तो दोनों के सेम मिलेंगे। समझ में आया ना? तब अनुपात कितना आएगा, 1:1 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। मगर मान लो लंबाई अलग मिल रही है, तो कितना मिल गया विद्युत वाहक बल, बोलो? KL2, हाँ है ना? तो दोनों की तुलना कर दो। अर्थात अतः E1 बटे E2 बराबर KL1 बटे क्या, K से K आ गया बेटा, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। आया समझ में ना? शुद्ध अनुपात ये होगा। और वैसे बाकी देख के ही बच्चा बता देगा कि कौन ज्यादा कर्रा वाला सेल है, मजबूत वाला सेल है। जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका पावर ज्यादा होगा। बैलेंसिंग लेंथ, जिसकी अविक्षेप की दूरी ज्यादा मिलेगी वो ज्यादा शक्तिशाली सेल होगा, और जिसकी अविक्षेप की दूरी कम मिलेगी वो कम शक्तिशाली सेल होगा। बोलो आया समझ में?
छाप लो। तो आज कितने प्रयोग हो गए? विभव मापी, नंबर 1 मीटर ब्रिज, पहला क्या पढ़ा? मीटर सेतु, बोलो हाँ, नंबर 1 प्रयोग। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा? विभव मापी, नंबर 2, बोलो हाँ। तीसरा अभी पढ़ा, विभव मापी द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। आया समझ में? तो आज अपन ने कितने प्रयोग कर लिए? 3 प्रयोग। दोनों को बंद करोगे एक साथ? बैंड बज जाए, हाँ ऑन कर दिए। वो याद करो, वो वाला फॉर्मूला कल जो मैंने बताया था, तुल्य प्रतिरोध वाला, तुल्य ईएमएफ वाला। पहले दोनों का ईएमएफ का भंडारा होगा, वही E1 R1 E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो पहले उससे एक नया E निकलेगा। क्या निकलेगा? नया E। अब वो E फिर ये काम करेगा, फिर जो नया E निकलेगा उसके हिसाब से आएगा। समझ में आया? तो यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध वो आएगा, ये तो E1 प्लस E2 आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, नहीं आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, बनेगा प्रतिरोध, निकलेगा उसका। भाई उस समय में धारा प्रवाहित होगी ना, उस समय में धारा प्रवाहित होगी, तब R1 आएगा। उसके लिए निकालना वैसे ही पड़ेगा, थोड़े समय के लिए आपको R1 R2 कंसीडर करना पड़ेगा। समझ गए? भाई पैरेलल में है, जोड़ तो कभी सकते ही नहीं हो, इसलिए E1 प्लस E2 का तो विचार ही मत लाओ। हाँ भैया, सावधानियां लिखो, सावधानियां। देखो जितने सेल हैं, ये सेल, ये सेल, देखो दोनों के धनात्मक बिंदु एक तरफ जुड़े हैं। हाँ, तो लिखो सभी सेल के धनात्मक धन सिरे, सभी सेल के धन सिरे बिंदु ए पर जोड़े जाने चाहिए। सभी सेल के धन सिरे बिंदु ए पर जोड़े जाने चाहिए। हाँ, और क्या बताया? प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल संचायक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए? कम। लिख लो, प्रायोगिक सेलों का विद्युत वाहक बल संचायक सेलों के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। मैंने कल काफ़ी सारे होमवर्क भेजे हैं आपको ग्रुप में। अब डजंट मैटर इंग्लिश में, हिंदी में आपसे बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उनको लगाइएंगे, आपके बेसिक बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो 10वीं क्लास के CBSE के क्वेश्चन है, मगर मैंने आपको इसलिए दे दिए हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी है। तो आप उनको लगा लेना, तो थोड़े कंसेप्ट आपके मजबूत हो जाएंगे। चलिए, तो बस लास्ट कल 2 टॉपिक बचे हैं अब हमारे पास। टॉपिक का मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक बचा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की एक चीज़ ये बची हुई है, और दूसरा कल मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत शक्ति। क्या पढ़ाएंगे? चलिए भैया, तो सभा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी, कोई डाउट है? सर वो जो PDF आपने भेजी थी जी, सेकंड वाली जो PDF उसका थोड़ा सा बता दीजिए सर, एक आध क्वेश्चन। मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना? कल करते हैं इसको।